हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं आज आप लोगों के लिए टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो भी किसी एग्ज़ाम में मतलब इन एग्ज़ाम्स में इनमें से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, मैं बार बार अपने हर वीडियो में एक ही चीज़ कहती हूँ कि माना कि सिलेबस जो है वो आपका उसमें उन्होंने 4 राइटर्स और ये सब जो है वो दे रखे हैं, लेकिन वो जिन एजेस को बिलोंग करते हैं क्वेश्चंस उनमें से भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप पुराने पेपर्स भी उठा के देखें तो क्वेश्चंस उनमें से भी पूछे गए हैं। तो आज मुझे लगा क्यों ना मैं अपने यूट्यूब के जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ जो टीजीटी पीजीटी के और कुछ अच्छी क्वालिटी के वीडियोस जो है वो देखना चाह रहे हैं, तो मैं उनके लिए कुछ जो है वो वर्क्स जो है वो मैं बताऊँ। और मैं आप लोगों को इसे दोनों लैंग्वेजेस में बताऊंगी। अभी मेरे पास किसी ने एक वो भी कहा था कि आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। एक्चुअली आई एम वन ऑफ दोज टीचर्स हु कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस एंड हु आर वेल वर्स्ड इन बोथ द लैंग्वेजेस। तो मैं आप लोगों को आज कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बताऊंगी जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वर्क्स। तो ये आपके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं ये मिले जुले होंगे। सबसे पहले इन इम्पॉर्टेंट वर्क्स में मैंने लिया है, सबसे पहला वर्क लिया है मैंने एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। ये वर्क मैंने लिया है। ये कुछ लिटरेचर के वो मास्टरपीसेस हैं, वो वर्क्स हैं जिनके बारे में सभी को पता होना ही चाहिए। तो देखिए, ये वर्क जो है ये सर फिलिप सिडनी का वर्क है। सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी का ये वर्क है। और इसमें उन्होंने स्टार लवर है एस्ट्रोफिल और स्टार है स्टेला। इसमें 89 सॉनेट्स हैं। सर फिलिप सिडनी ने लिखा है, ये डेडिकेटेड है पेनेलोपी देखिए, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला जो वर्क है ये सर फिलिप सिडनी ने लिखा है। ये उन्होंने एस्ट्रोफिल एंड स्टेला में 89 सॉनेट्स हैं और उन्होंने सर फिलिप सिडनी ने ये उन्होंने अपनी प्रेयसी, अपनी बिलवेड पेनेलोपी ड्यूरिक्स को समर्पित करते हुए लिखा है, जिनके साथ उनकी शादी जो है वो 1576 में प्रपोज थी, मगर उनकी जगह शादी हो गई, उसकी जगह शादी हो गई पेनेलोपी की, लॉर्ड रिच से जो है वो शादी हो गई। तो उसकी याद में उसने ये सोनेट सीरीज जो है वो लिखी है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जिसमें एस्ट्रोफिल है स्टार लवर और स्टार इज स्टेला। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो वर्क है सर फिलिप सिडनी का, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। तो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज a very important work of Sir Philip Sidney. He dedicated this work to his beloved Penelope Durex, and because they were about to get married in 1576, but due to some circumstances she got married to Lord Rich, and here he addressed Stella as star and star lover is Astrophil. So there are 89 sonnets in this Astrophil and Stella. Now the first important work is Astrophil and Stella. Now we move on to the next work. हम दूसरे वर्क की तरफ चलते हैं Astrophil and Stella को के बाद। देखिए, अब हम लोग जो दूसरा वर्क ले रहे हैं तो वो आप
सभी के टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एरियोपेजिटिका। ये मिल्टन का वर्क है, 1644 में उसने लिखा था। और ये वर्क जो है, ये आर्ग्यूमेंट है, इट्स एन आर्ग्यूमेंट फॉर अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। ये जो टाइटल लिया गया है, एरियोपेगस, हिल ऑफ एरस, द नेम of the site from which the High Court of Athens announced, administered its यहाँ पे लिख देती हूँ इसके बारे में, हाई कोर्ट ऑफ एथेंस एडमिनिस्टर्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। एक्चुअली एरियोपेजिटिका मिल्टन ने लिखा था 1644 में। ये एक बहुत ही पावरफुल ट्रैक्ट है जो मिल्टन ने लिखा था कि अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग। एक्चुअली बुक्स के पब्लिश होने पर एक सेंसर लगा हुआ था कि वो बिना सेंसर हुए पब्लिश नहीं हो सकती थी, जो कि जो उस मिल्टन के हिसाब से जो एक आज़ादी का जो है वो जो है एक मतलब आज़ादी नहीं थी बुक्स को पब्लिश करने की। तो जब प्यूरिटन्स जो है वो पावर में आए तो उसे लगा कि ये एक जो है एक उसका वो यूज़ कर सकता है। और लेकिन ये जो लॉज थे कि प्रिंटिंग को अनलाइसेंस्ड होना चाहिए, इसमें बहुत समय बाद तक भी इसके नियमों में कोई ढील जो है वो नहीं दी गई। लेकिन एरियोपेजिटिका जो है वो इतिहास के पन्नों में एक काफ़ी पावरफुल ट्रैक्ट बन के जो है वो रह गया, जो मिल्टन ने जिसमें लिखा था कि ये एक प्ली थी, एक जो है एक विनती करी गई थी कि फ्री प्रिंटिंग की बुक्स को पब्लिश करने से पहले किसी भी प्रकार का कोई सेंसर जो है वो नहीं होना चाहिए। मिल्टन ने ये जो टाइटल लिया था एरियोपेगस, ये लिया था, ये एथेंस की एक पहाड़ी है जहाँ से जो है जो एथेंस की जो हाईकोर्ट थी वो अपना ज्यूरिसडिक्शन जो है वो अपना जो है वो एडमिनिस्टर किया करती थी, वहाँ से उसने ये टाइटल जो है वो लिया है। और ये मिल्टन जो है वो चाहता था कि जितने भी उसके वर्क्स हैं उसको बिना किसी लाइसेंसिंग के जो है वो पब्लिश करने दिया जाए, मगर इसमें जो है ऐसा जो है वो अब बहुत लंबे समय तक इस तरीके की छूट जो है वो नहीं मिली। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट वर्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीजीटी एंड पीजीटी एग्जामिनेशंस, दैट एरियोपेजिटिका इट्स अ प्ली, it's an argument for unlicensed printing, and he wanted to make things, he wanted to print books without any sort of license. So here he made this appeal, Areopagitica. This is one of the most important works of Milton. तो ये है एरियोपेजिटिका। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो वर्क्स करे अभी कि एक हमने था एस्ट्रोफेलिन स्टेला और दूसरा था एरियोपेजिटिका। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा एरियोपेजिटिका को। अब हम नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क है जो एंग्लो सेक्शन जो है वो पोइट्री से लिया जाता है, जो कि सबसे अर्लीस्ट एपिक माना जाता है, दैट इज ब्यूवुल्फ। ब्यूवुल्फ का राइटर कौन है किसी को नहीं पता। अर्लीस्ट नोन
इंग्लिश एपिक है ओल्ड इंग्लिश एपिक, अर्लीस्ट नोन इंग्लिश एपिक है ब्यूवुल्फ। इसके बारे में ये भी नहीं पता था कि किसने इसका नाम क्या था। ये मैन्युस्क्रिप्ट जब मिली थी तो इसमें ब्यूवुल्फ के बारे में चूंकि दिया हुआ था तो इसका नाम रख दिया गया ब्यूवुल्फ। इसके राइटर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। ये जो ओल्ड इंग्लिश में लिखी गई है और इसमें 3200 लाइन्स हैं। इसमें जो मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स हैं उसके बाद से थ्रू जो है वो कहानी बता देती हूँ। देखिए ये कहानी जो है ये कहानी है किंग ऑफ डेन्स है ह्रोथागर। उसने एक बहुत बड़ी दीवार जो है वो बनाई है ह्योरॉट, और उसके राज्य में एक ग्रेंडल नाम का जो मॉन्स्टर, आग उगलने वाला और ह्यूमन ईटिंग जो मॉन्स्टर है, वो आकर उसका बहुत नुकसान जो है वो कर रहा है। तो वो ब्यूवुल्फ नाम के योद्धा को, जो कि गेटलैंड का वॉरियर है, उसे बुलाता है और ब्यूवुल्फ उसको मार देता है उसका हाथ उखाड़कर। लेकिन जो ग्रेंडल की मदर है, जो कि एक शी मॉन्स्टर है, वो डेन्स के एक नोबल्स को लेकर समुद्र में चली जाती है और वहां से भी ब्यूवुल्फ जो है उसे मारकर जो है जीत कर आता है। और वहां से फिर वो काफी साल तक जो गेटलैंड का राजा बन जाता है और काफी साल तक उस पर राज करता है। गेटलैंड के ऊपर राज करने के दौरान एक ड्रैगन जो है वो उस पर आक्रमण करता है, जिस ड्रैगन को वो मार देता है। और उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी है वो विगलैफ बनता है। उसकी एक बहुत बड़ी चिता सजाई जाती है जिसमें उसको जो है उसको जलाया जाता है। साथ ही साथ जो है उसका ड्रैगन का ट्रेजर भी उसके साथ ही जो है वो बरी किया जाता है। तो ये ब्यूवुल्फ की कहानी है। ब्यूवुल्फ 3200 लाइन्स है। अर्लीस्ट एपिक जो है वो माना जाता है। ओल्ड इंग्लिश में जो है ये लिखा गया है और इसका जो वर्जन है वो 10th सेंचुरी का है, लेकिन पोएम शायद 7th सेंचुरी या 6th सेंचुरी की लिखी हुई पोएम जो है वो मानी गई है। एंग्लो सेक्सन्स जो हैं जो आए थे वो लड़ाके और वो जो है वेंडरर्स थे, तो उन्होंने अपनी पोएम्स में भी इसी प्रकार की चीज़ों को जो है वो दिया है। तो इसमें हमें एपिक है क्योंकि इसमें ब्यूवुल्फ एपिक एक वो रचना होती है जिसमें एक हीरो के रोमांच और रहस्य के सफर को जो है वो बताया जाता है। तो इसमें सारी कहानी जो है वो ब्यूवुल्फ के आसपास घूमती है, उसकी सफर, उसके जो है उसकी जो यात्राएं जो उसने करी, उसके बाद उसने जो जीता और उसके बारे में बताती है। इसलिए ब्यूवुल्फ एक एपिक है क्योंकि इसका एक जो हीरो के रोमांच के आसपास जो है वो घूमती है। इट्स द अर्लीस्ट एपिक। इसका नाम भी पता नहीं है ब्यूवुल्फ था या नहीं था, लेकिन बाद में इसे ब्यूवुल्फ नाम केवल दिया गया है क्योंकि इसकी मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी और इसके बारे में, इसके राइटर वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो ओल्ड एंग्लो सेक्सन एज में लिखी गई अर्लीस्ट एपिक है। एंग्लो सेक्सन इंग्लिश में जो है ये लिखी गई है। तो मैंने अब आपको 3 वर्क्स जो है वो बताए ब्यूवुल्फ के बाद। आप यहाँ पर देख लीजिएगा 32 लाइन्स एलिट्रेटिव वर्ड्स हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं देखिए अब ये जो वर्क है ये काफी इंपॉर्टेंट वर्क है। गोथिक फिक्शन को लाने वाला वर्क है कैसल ऑफ ऑट्रेंटो। कैसल ऑफ ऑट्रेंटो हॉरेस वॉलपोल ने लिखा है। ये गोथिक नॉवल है, रहस्य और रोमांच से भरा हुआ, मिडिल एजेस में सेट है।
देखिए, कैसल ऑफ ओट्रेंटो एक गोथिक नॉवल है। गोथिक नॉवल वो होते हैं जिनमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। 18th सेंचुरी में इसे लिखा गया था और किसने लिखा था? हॉरेस वॉलपॉल ने लिखा था और ये मिडिल एजेस में जो है वो सेट किया गया है। ये सुपर नेचुरल और एलिमेंट्स जो है वो इतने पसंद किए गए थे कि 19th सेंचुरी तक भी एक्सटेंड हुए थे। तो ये अपने आप में एक जो है गोथिक नॉवल को शुरुआत करने वाला माना जा सकता है। रहस्य और रोमांच से भरे हुए होते हैं गोथिक नॉवल। तो हॉरेस वॉलपॉल ने लिखा है कैसल ऑफ ओट्रेंटो। तो ये जितने भी ये वर्क्स वो हैं जो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है वो रखते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक और वर्क बताती हूँ। आपने सबने जो है वो पढ़ रखा है, ये आपका मिल्टन का मास्क है। सबसे पहले तो कॉमन्स के बारे में जानते हैं कि मास्क का मतलब क्या होता है। देखिए, जिस समय ये प्यूरिटन एज में लिखे गए थे तो उस समय ड्रामा के क्षेत्र में इतना काम नहीं हुआ, क्योंकि क्लोजेट ड्रामा तो मिल्टन ने भी लिखे हैं लेकिन स्टेज ड्रामा जो है वो उसने भी नहीं लिखे। सैमसन एगेनिस्टस जो है वो उसका क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा के बारे में आप जानते हैं जो केवल पढ़ने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं और स्टेज पे करने के उद्देश्य से नहीं लिखे जाते, क्योंकि उस समय ड्रामास पे इतना कार्य ही नहीं किया गया। तो कॉमस एक मास्क है। एक्चुअली कॉमस जो है वो लडलॉ कैसल में हुआ था। मास्क वो होता था जिसमें जो कलाकार थे वो मास्क पहन के जो है वो जो है अपने विचारों को, अपनी एक्टिंग को जो है वो दिखाया करते थे। ये जो मास्क है अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने जो है वो किया गया था। इसका उद्देश्य था कि हर चीज में चेस्टिटी को दिखाना। अब ये जो मास्क है इसमें लिरिकल मास्क, इसमें जो कैरेक्टर है इसमें एक लेडी जो है वो दिखाई गई है जिसको सिड्यूस करने की कोशिश की जाती है कॉमस के द्वारा। कॉमस जो कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर जो है वो मिल्टन ने क्रिएट करा है, जो कि बैकस और सैरस का जो है वो बेटा है और वो उसको सिड्यूस करने की कोशिश करता है, बट शी मेंटेन्स हर वर्जिनिटी। और आखिर में उसको खुद जो है वो आकर जो है वो कौन बचाता है उसको, उस लेडी को जो बचाते हैं वो सबरीना जो कि स्पिरिट ऑफ रिवर है वो उसे आके बचाती है, एंड थायरसिस जो कि एक शेफर्ड है वो उसे बचाता है। कॉमस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड रिवेल से लिया गया है, रिवेल से लिया गया है। और ग्रीक मिथ है जो कि जो गॉड ऑफ रिवेलरी, हालांकि इसमें रिवेल वर्ड से वो कॉमस जो है वो लिया गया है। तो इसमें उसने प्रेशराइज करा है, इसमें इसने एक संदेश दिया मिल्टन ने कि चेस्टिटी इज इम्पॉर्टेंट देन अदर थिंग्स, जो है और चीज़ों से इम्पॉर्टेंट जो है चेस्टिटी है, किसी वर्ल्डली अट्रैक्शन में नहीं जो है वो बढ़ना चाहिए। तो ये लडलॉ कैसल में अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने ये मास्क जो है वो किया गया था। और सम सोसाइटी में भी एक ये संदेश देने के लिए कि एक चेस्टिटी का संदेश देने के लिए किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, आगे भी आपको इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है वो बताती रहूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।